हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्मॉल जी के बारे में पढ़ा था, जो कि हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने वो पढ़ा था, उसकी एसआई यूनिट के बारे में बात की थी, जो क्या होता है सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली डिफ्रेंशिएट करेंगे मास और वेट के बीच का फ़र्क। हम लोग इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ मास। मास क्या होता है। तो अगर हम मास के बारे में डिस्कस करें तो मास को हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, जब हम इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो उसमें हमने क्या कहा था, मास एक्चुअली क्या है, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना है उसका मेजरमेंट है एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का मास। और हमने क्या देखा था कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है। तो ये बात हमने देखा था, क्या था, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो इतनी बातें हमने पहले देखी है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से हटा के उसे मून में रख दे, या फिर कहीं पे भी आउटर स्पेस में कहीं पर भी रख दे, तो उसका मास क्या कांस्टेंट रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता जगह बदलने से। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। आप उसे अर्थ में मेजर करो, सन में मेजर करो, मून में मेजर करो, कहीं पर भी मेजर करो, आउटर स्पेस में कहीं पर भी, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का मास जितना है वो उतना ही रहेगा। अगर किसी बॉल का मास, लेट्स से अगर यहाँ पर अर्थ पे अगर उसका मास 20 ग्राम्स है, तो चाहे आप कहीं पर भी यूनिवर्स में मेजर करो उसका मास 20 ग्राम्स ही रहेगा। तो दिस इज अबाउट मास एंड इट डज नॉट डिपेंड, या फिर कह लो इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ जो हमें मास के बारे में पता होनी चाहिए। दो बातें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक क्या, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात क्या, जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो ये दो बातें हमने पहले देखी हुई है। और फिर क्या, मास एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता जब आप उसकी जगह चेंज करते हो। तो इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मास के बारे में हमने इतना पढ़ा। तो अब देखते हैं वेट क्या होता है, व्हाट इज द वेट। तो मास का, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक बॉल का मास 20 ग्राम्स है, अगर अर्थ के अंदर देखोगे, बाहर देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, या फिर हमने देखा था कि एक हमारी अर्थ के अंदर ही बहुत जगह जो है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फर्क आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अलग अलग जगह पे जाके मास चेक करोगे तो मास सेम रहेगा, जबकि एक्चुअली ग्रेविटी में फर्क है, पर फिर भी मास विल रिमेन द सेम। तो ये बातें हमने मास के बारे में डिस्कस की। अब हम देखते हैं वेट क्या होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअली वेट हम भले ही उसको रोजमर्रा की जिंदगी में वेट को मास की तरह लेते हैं, लेकिन होता नहीं है। वेट और मास दो अलग अलग चीजें होती हैं और इसके बीच का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। तो वेट एक्चुअली हम सब जानते हैं कि अर्थ क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये बात हमें पता है। और वो एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और हम सब जानते हैं इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। और ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, और क्या, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। ये बात हमने पहले देखी थी पिछले लेक्चर में। हम सब जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने क्या देखा था, जब भी हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम एक्सेलरेशन को किससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जी से, स्मॉल जी। और ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिखते हैं जी। तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो एम जी
इतना हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स F। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है। किसके मास पे, जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। और g मतलब उस अर्थ के अट्रैक्ट करने का एक्सेलरेशन कितना है, जो कि इसकी एक्चुअली क्या लेते हैं हम, फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं, कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने डिस्कस किया था। जबकि थोड़ा डिफरेंस आता है इसमें पोल्स और इक्वेटर पे, पर फिर भी हम इसको अप्रोक्सीमेटली इतना ही कांस्टेंट मानते हैं। तो ये जो वैल्यू है F इज इक्वल टू mg, दिस इज द फोर्स बाय विच अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वेट क्या हुआ, वेट एक्चुअली यही फोर्स है, दिस फोर्स इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बात समझ में आई। तो वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, कौन सी फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो वेट है, वो फोर्स ही वो वेट है। ठीक है, तो इस बात को अगर हम समझें तो व्हाट इज द वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द force with which an object is attracted towards the earth। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg, क्योंकि वेट तो ये फोर्स है, तो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इतनी बात हमने अभी तक समझी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, वेट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि फोर्स को अगर मैं वेट के हिसाब से लिखूं, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगी, यहाँ F की जगह W लिखूंगी। तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या है, वो है फोर्स। कौन सा फोर्स, जिससे वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, तो क्योंकि ये फोर्स ही है तो इसका SI यूनिट भी वही होगा जो कि फोर्स का होता है, जो कि क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, हम सबने पढ़ा, न्यूटन होता है। तो वेट का जो SI यूनिट है, इसका SI यूनिट विल बी न्यूटन। क्यों, क्योंकि दिस इज नथिंग बट द फोर्स। किस फोर्स से कोई जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वही है, तो इसलिए उसका SI यूनिट भी फोर्स के बराबर ही होगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि फोर्स है तो फोर्स से कोई डायरेक्शन भी होगी। तो फोर्स, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, तो हमेशा इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा वो टुवर्ड्स अर्थ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये हमने इसका डायरेक्शन देखा। तो इतनी बातें वेट के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा था मास के केस में, कि मास क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है। नो मैटर आप इसे कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करो, वो सेम ही रहेगा, चाहे वो अर्थ पे मेजर करो, सन पे, मून पे, किसी भी आउटर स्पेस में मेजर करो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन द सेम। लेकिन वेट के केस में ऐसा नहीं होता, वेट इज नॉट कांस्टेंट। वेट जो है वो वेरिएबल है, मतलब अलग अलग जगह पे उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। क्यों होगी, देखते हैं। वेट किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। चलो मास तो कांस्टेंट है, हमने देख लिया, लेकिन जी हमने पढ़ा है जी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जी की वैल्यू जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, जो कि जैसे अर्थ के अंदर ही अगर आप देखो तो इक्वेटर पे उसकी अलग वैल्यू होती है, उसके पोल्स पे अलग वैल्यू होती है। सिमिलरली इवन जो मून है, मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो अलग होती है कंपेयर टू अर्थ। वो जी 9.8 नहीं रहेगा मून पे, मून का अलग वैल्यू होगा। तो इसीलिए क्योंकि जी हर जगह वेरिएबल है, इसीलिए वेट भी उसी के हिसाब से वेरी होगा। तो दिस इज द फैक्ट कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट एज मास। तो दिस इज
जो एक बेसिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है वेट का और उसके वेरिएशन का। तो हम क्या कह सकते हैं वेट के बारे में? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is not constant and depends on the location। कि हम किस जगह उस ऑब्जेक्ट का वेट चेक कर रहे हैं, उस जगह के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से उसका जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बातें हमने देखी, ये बेसिक बात है जो हमें वेट के बारे में पता होना चाहिए। और अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें, मास और वेट के बीच का डिफरेंस, तो क्या हो सकता है? मास कांस्टेंट होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और मास क्या है? मास इज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसका मेजर है मास, या फिर यूं कह लो उसका इनर्शिया का मेजर है। टू बी एप्ट एनसीईआरटी के हिसाब से मास इज व्हाट? इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो मास है। और वेट क्या है? वो फोर्स है, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, बाय विच फोर्स? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसको अगर हम एक डिफरेंस फॉर्म में लिखें ताकि हमें बेटर समझ में आए, तो हम क्या लिख सकते हैं? मास और वेट का डिफरेंस। तो हम ये सारे पॉइंट्स को बुलेटिन्स में लिखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा जो पता होना चाहिए? यहां पे मास, यहां पे वेट। ठीक है, तो पहली चीज क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास जो है वो कांस्टेंट होता है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, आप किस जगह उसका वेट मेजर कर रहे हो, ये पहली चीज। ठीक है, मास और वेट के डिफरेंस में। दूसरी बात क्या है? इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का कितना इनर्शिया है ये उसका मेजर है मास। और वेट क्या है? इट इज द फोर्स विथ, कौन सा फोर्स? विथ which an object is attracted towards earth। ठीक है, तो ये वेट है। इसके बारे में बात करें, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इट इज केजी। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? हमने अभी देखा, इट इज न्यूटन, क्योंकि ये क्या है? ये फोर्स है। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट के बारे में भी हमने डिफरेंस कर लिया। ओके, तो ये बातें, बेसिक बातें हमने अभी पढ़ी। और इसका इट हैज नो डायरेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने देखा था। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन दिस हैज अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड क्यों? बिकॉज इट इज टूवर्ड्स द अर्थ, इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो ये बातें हमने देखी मेन मास और वेट के डिफरेंस में। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने कहा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे? एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे, आप उसका वेट कहाँ देख रहे हो, वेट उस पर डिपेंड करता है। तो और इसकी वजह से डेफिनेटली ये बात भी है कि वेट अलग अलग भी होगा। तो अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने मून पे रख दिया, ठीक है, अर्थ से उठा के अगर एक ऑब्जेक्ट को मून पे रख दिया तो उसका वेट कितना होगा, उसको मेजर कैसे करें, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो हम आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक तक देखते हैं, विच इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो मून के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? तो हमें पता है क्या कि एक्चुअली क्या है, वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो दिस इज दैट्स व्हाट वी नो अबाउट द वेट। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वेट अगर हम मून पे देखें तो क्या होगा, वो फोर्स जिससे मून किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे पड़ा है, अगर मान लो ये क्या है, ये अर्थ का सरफेस है और ये सेम ऑब्जेक्ट मैंने मून पे डाल दिया, तो यहाँ पे अगर वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ही अगर जब ये ऑब्जेक्ट मून पे है, सेम ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट मून पे है तो वेट क्या हो गया, वेट क्या बन गया, वो फोर्स जिससे मून उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो डेफिनेशन बहुत सिंपली उसको इस तरह से बदल जाएगी। तो मास इस केस में क्या होगा, द मास ऑफ द मून, अगर हम देखें मून का कंपैरिजन करें मास के टर्म्स में, तो मास क्या होता है मून का, वो अर्थ से बहुत कम होता है। इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि मास कम है तो जो जितने फोर्स से मून इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा वो भी कम होगा। कैसे हम ये बात देखते हैं, हमें पता है वेट क्या होता है, मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अगर मास कम है तो वेट भी कम होगा, मतलब जिस फोर्स से मून अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स भी कम होगी, क्योंकि क्या है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास कम है तो वेट भी कम होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसी हिसाब से इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट में क्या फर्क आएगा अगर उसको मून में डाल दो। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेट्स कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या मानते हैं हम, m। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसका मास कितना रखा, मास हमने माना m। ठीक है, और उसका जो वेट है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेट में तो फर्क आएगा, डिपेंड करता है कि आप उसे अर्थ पे रख रहे हो मून पे रख रहे हो। तो उसका वेट अगर मून पे रखा हुआ है तो वेट ऑन मून, तो क्या उसको हम मान लेते हैं WM, स्मॉल m। ठीक है, तो ये उस ऑब्जेक्ट का वेट है जब हमने उसे मून पे रख दिया। अच्छा, अब क्या किया, हम क्या मान रहे हैं, जो मून का जो मास है, मून का मास ऑफ मून, उसे हम क्या मान लेते हैं, MM, स्मॉल m इज फॉर मून। ठीक है, और जो रेडियस है किसका, मून का, रेडियस ऑफ मून, उसे हम क्या मान लेते हैं, RM। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, हमने ये चीजें ले ली। ठीक है, अब अगर अगर हम ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, वहां पे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था। क्या देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो उसको हम कैसे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो फोर्स क्या है, वेट है, इसलिए हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसे वेट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए हम उसको WM लेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या, कैपिटल G, ये क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है हर जगह। ठीक है, इनटू मास, मास किसका, मास ऑफ द टू बॉडीज जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने मून पे डाला है तो दो बॉडीज क्या है, एक तो मून का मास जो कि क्या है MM, और दूसरा क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास जिसे हमने मून पे डाला है, तो वो हमने क्या लिया है, स्मॉल m। ठीक है, और द डिस्टेंस, अगर ये मून का सरफेस है, ये उसका सेंटर मान लेते हैं, और यहाँ पे अगर हमने एक मास को डाला है, तो सरफेस पे डाला है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, R, इस मून का रेडियस एक्चुअली, है ना, तो RM का स्क्वायर, क्योंकि इट इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो यही हमने पढ़ा है पहले ग्रेविटेशन लॉ में। ठीक है, तो इसी बात को लेके हम आगे चलते हैं और बाकी चीजें भी हम सेम कंसिडर करेंगे। ये हमने विद रिस्पेक्ट टू मून कंसिडर किया है। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के बीच में, अर्थ में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमें तो कंपैरिजन करना है, तो हम देखते हैं आगे।
तो अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम क्या लगा सकते हैं, हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे, मास तो सेम ही रहेगा, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम फिर से स्मॉल एम ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि मास हमने भी पढ़ा, मास इज कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं आता आप उसे अर्थ में रखो या मून पे रखो, तो मास सेम रहेगा। अब हम क्या देखेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर, अभी हमने उसे जब अर्थ पे रखा तो तब क्या होगा, वो WE मान लेते हैं, ठीक है, वहां पे WM था क्योंकि वो मून पे था, अर्थ है तो हम WE लिखेंगे। और मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ उसको हम मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है, और उसका रेडियस, अर्थ का रेडियस उसको हम मान लेते हैं R, कैपिटल R, ठीक है। तो ये बातें हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में मानी और पहले हमने वो मून के रिस्पेक्ट में मानी थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, फिर से फोर्स नहीं होगा, वेट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा वेट क्या होता है एक ऑब्जेक्ट का, इट्स नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम यहाँ फोर्स की जगह वेट लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये लिखेंगे। फिर क्या है, उन दोनों बॉडीज का मास जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक तो क्या है अर्थ का मास और एक क्या है उस ऑब्जेक्ट का मास, है ना, और डिवाइड बाय, अगर फिर से सेम वही चीज़ है, अगर ये अर्थ है और आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ उसके सरफेस पे रखा तो डिस्टेंस कितना हुआ, रेडियस के बराबर हुआ, ये रेडियस ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हम R लिखेंगे और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ। तो हमारे पास जब दो इक्वेशन हो गई, हम दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से लिखते हैं और हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कुछ उनकी वैल्यूज और हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो वेट ऑन अर्थ का जो आंसर आ रहा है और जो वेट ऑन मून आ रहा है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दोनों इक्वेशन जो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की लिखी थी हम वो दोबारा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मून के केस में लिखते हैं, तो मून के केस में क्या लिख सकते हैं, चलो इसको मैं रेड से लिख देती हूँ। तो वेट ऑन मून कैसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द मून इनटू ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो ये कितना है, ऑब्जेक्ट कितना वेट है मून पे, उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है मून पे, ये उसका इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं 1 से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब हम लिखेंगे अर्थ के केस में, तो अर्थ के केस में कितना वेट होगा एक ऑब्जेक्ट का, वो कैसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ और उस ऑब्जेक्ट का मास, तो ये मास तो सेम रहेगा, यहाँ पे भी स्मॉल m और यहाँ पे भी स्मॉल m, और डिवाइड बाय क्या है अर्थ का रेडियस और उसका स्क्वायर, ठीक है। ये दो बातें हमने देख ली, तो इसके बेस पे हम आगे काम करेंगे। तो अगर हमें पता हो कि अर्थ का मास कितना है, मून का मास कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, मून का रेडियस कितना है, तो हम इस इक्वेशन में डाल के इसका आंसर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें, ये अर्थ है और ये मून, ठीक है, इसके मास का कंपैरिजन करें, जहां ये केजी में गिवन है मास और ये है रेडियस में, ठीक है, रेडियस किस में गिवन है, मीटर्स में, ठीक है। अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है, इट इज 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। और अर्थ का रेडियस कितना होता है, वो होता है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है, मीटर तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। फिर सिमिलरली मून का मास देखें तो कितना होता है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है, 24 22 है, मतलब अर्थ का मास ज्यादा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और रेडियस कितना होता है और मून का 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब हमारा जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली नहीं, बहुत अच्छा खासा फर्क है, लेकिन ये वैल्यूज जो है ये सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हम अपना जो वेट ऑफ मून है, वेट एट मून, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा मून पे और कितना होगा अर्थ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पे सबसे पहले हम वेट एट मून पे करें। सबसे पहले हम इसके लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। WM क्या हो जाएगा, G इंटू मास कितना था, व्हाट वाज द, अगर हम मास के बारे में बात करें एट मून,
तो कितना हुआ 7.36 मास का मून का मास, ठीक है। हाँ, तो दिस इज 10 × 10⁻22 इंटू मास। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ठीक है, वो तो m ही होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा। और रेडियस ऑफ द मून विच इज 1.74 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, WM को अगर इसको आप सारी वैल्यूज लगाओ और इतने पार्ट को सॉल्व करो तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 2.431 इंटू 10⁻10 और G और M हमने इसका मास अभी नहीं डाला तो हम G को ऐसे ही लिखेंगे और M को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली चीज आई जो हमें पता होनी चाहिए फॉर द कंपैरिजन। तो वेट एट मून कितना है, इतना है, ठीक है। अगर हम यहाँ G की वैल्यू M की वैल्यू डाल दें तो हमें और एक हमें जो एक्चुअल वैल्यू वो मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें कंपैरिजन ही करना है तो अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हमें ये पहली वैल्यू मिली। तो इसको अगर मैं यहाँ ऊपर लिख दूं अलग से, GM, ठीक है। तो ये हमने वेट निकाला किसका, ऑब्जेक्ट का मून पे। अब हम सिमिलरली वेट निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे। तो कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे GM/r², ठीक है। G को अभी हम ऐसे ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी ना हो, बस इसीलिए हम G की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे। कैपिटल M मतलब अर्थ का मास कितना है, अभी हमने देखा था, इट इज 5.98 इंटू 10⁻24 और ऑब्जेक्ट का मास को अभी हम M ही रखेंगे बाय द रेडियस ऑफ अर्थ अभी हमने देखा था, इट इज 6.37 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इस पे आएगा 1.474 इंटू 10⁻11 और इसकी वैल्यूज तो अभी हमने लिखी, तो हम G और M को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया, ओके। तो इसको भी मैं ऊपर से यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसको भी अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या हो सकता है, 1.474 इंटू 10⁻11 GM, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। ये दोनों किसकी वैल्यूज है, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, एक मून पे रखा तब वेट कितना है और अर्थ पे रखा तो वेट कितना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कंपेयर। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। विल डिवाइड द टू वैल्यूज, इसको हम 2 कंसिडर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे और डिवाइड बाय इसको इससे, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो G की वैल्यू तो सेम है, सेम चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो मून पे भी सेम ही होगी और अर्थ पे भी सेम ही होगी और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। इसीलिए हमने इनकी वैल्यूज नहीं डाली ताकि कन्वीनियंटली हम कैंसिल कर दें। अब हमारे पास बची इतना पार्ट टू कैलकुलेट। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा WM/WE विल बी 0.165। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको लिखें तो 1/6, अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका वेट अर्थ पे कितने टाइम्स ज्यादा होगा, 6 टाइम्स ज्यादा होगा। किससे, उसका वेट जो कि मून पे होता। मतलब अगर आपका वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट, जैसे हम उस बॉल का केस कंसिडर करें जिसका वेट कितना है अर्थ पे 20 ग्राम्स है, कितना 20 ग्राम्स, तो मून पे उसका वेट कितना होगा 20/6, ठीक है। मतलब अगर अर्थ पे जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून से अगर 6 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मून पे 6 टाइम्स कम है, इसीलिए हम 20/6 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के वेट की, गिवन कि हमें ये रिलेशन पता हो। कौन सा रिलेशन पता हो, कि उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितने टाइम्स ज्यादा होगा। तो इस बात को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
weight of the object on moon is equal to how much? 1/6 into its weight on अर्थ. ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं. तो अगर हम एक बेसिक सा, चलो इसको समझने के लिए अगर करूँ तो अर्थ, मान लो मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट है, सॉरी इस बात को ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, उसका वेट है, मास की बात नहीं करी. तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट कितना भी है मून पे, तो अर्थ पे क्या होगा, उसका 6 टाइम्स. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1/6 कब आएगा, तब आएगा जब हम अगर मान लो हमने अर्थ पे बात की, क्योंकि वेट है, अगर मान लो हमने अर्थ पे बात की, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मान लो हमने मून के केस में कंसिडर किया 10 न्यूटन, क्योंकि हम वेट की बात कर रहे हैं. तो अर्थ पे अगर उसका वेट कितना है 10 न्यूटन, तो मून पे कितना होगा 10/6, है ना, क्योंकि 1/6 टाइम कम होता है मून पे. तो दिस मच न्यूटन कहाँ होगा, ये होगा मून पे, और ये कहाँ होगा, अर्थ पे. तो इस बात को हमें ध्यान रखना, अर्थ पे वेट ज्यादा होना चाहिए, मून पे कम होना चाहिए. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मून पे अगर हमारा वेट है 20 न्यूटन, तो अर्थ पे कितना होगा, तो 6 टाइम्स होगा, मतलब 20 × 6 मतलब 120 न्यूटन होगा. तो ये कहाँ है, ये अर्थ पे है, और ये कहाँ है, ये मून पे है. तो ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा अर्थ पे वेट ज़्यादा ही आएगा और मून पे कम आएगा. और कितना ज़्यादा आएगा, 6 टाइम्स ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे 1/6 टाइम्स कम आएगा. तो ये बात ध्यान में रखना. तो अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. ये बेसिकली एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं, हम इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं. तो हम अगर अपना फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो इसमें क्या गिवन है, ये भी हटा देते हैं. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या गिवन है. तो अब कुछ टर्म्स पे ध्यान रखो. सबसे पहले मास गिवन है या वेट, और दूसरा क्या है, मून पे है या अर्थ पे है. तो 1/6 का रिलेशन आपको कैसे लगाना है, ये बात पता होनी चाहिए. क्या इसको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइड बाय द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6. मतलब अगर इसको आप प्रॉपरली लिखो तो 6 यहाँ चला जाएगा, 6 इंटू वेट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ. तो वेट ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स द वेट ऑन मून. तो इसको ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमें क्या गिवन है, मास गिवन है. कितना गिवन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. तो ये 10 kg गिवन है. व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, हमें पता क्या लगाना है, हमें वेट पता लगाना है. कहाँ पे, वेट ऑन अर्थ पता लगाना है. तो क्वेश्चन मार्क. तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमें क्या गिवन है, m गिवन है, कितना 10 kg गिवन है. ठीक है, हमें पता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमने पढ़ा वेट कैसे निकालते हैं, वेट इज इक्वल टू mg, है ना. तो बस सब्स्टिट्यूट करो, मास गिवन है 10 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 98 यूनिट क्या आएगा, न्यूटन. क्यों, क्योंकि वेट है. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना आया, 98 न्यूटन, जिसका मास 10 किलोग्राम्स है. ठीक है, तो ये बात इस तरह से हमने मास और वेट को रिलेट किया. तो ये इक्वेशन एक्चुअली W इज इक्वल टू mg क्या है, मास और वेट को रिलेट कर रही है आपस में. तो अगर हम अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, तो क्या है, इसमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट वेज, अच्छा क्या लिखा है इसमें, एन ऑब्जेक्ट वेज मतलब क्या गिवन है, वेट गिवन है. कितना, 10 न्यूटन है. तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये वेट है. तो एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ when measured on surface of earth. आगे क्या है,
what would be its weight when measured on surface of मून। अभी जस्ट हमने ये किया था एग्जैक्टली सेम। तो क्या था, हमें पता है क्या कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम क्या हमें पता है, वी नो दैट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होता है, 1/6। मून पे कितना होता है, इतना कम होता है, 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। ठीक है, ये हमें पता है। तो इससे हमने क्या निकाला था, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना होता है, 1/6 होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन कब, व्हेन मेजर्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है। तो हम अगर सब्स्टिट्यूट करें Wm/We कितना गिवन है, 10 इज इक्वल टू 1/6। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या निकाल सकती हूँ, Wm इज इक्वल टू 10 वहां चला जाएगा तो 10/6 न्यूटन। ठीक है, तो दिस मच। और इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.67 न्यूटन। तो इतना क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट है, कहाँ पे, मून पे। तो कितना टाइम्स कम है ये, 6 टाइम्स कम है उसके अर्थ के वेट पे। तो बेसिकली यही डिफरेंस है जो कि हमने अभी समझा। तो यही बातें कुछ इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए। एक तो क्या, मास और वेट का डिफरेंस, और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून पे कितना कम है, 6 टाइम्स कम है अर्थ के कंपैरिजन में। तो बेसिक यही चीज़ें हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थ्रस्ट और प्रेशर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। इनके कुछ फॉर्मूले हैं, हम वो भी देखेंगे। तो तब अभी के लिए इतना ही, तब तक आप और वीडियोस देखो, समझो, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।